गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने प्रारंभिक मानव जीवन और उसकी विकास प्रक्रिया के बारे में जाना। आखेटक से लेकर उसके उत्पादक बनने तक की विकास यात्रा के बारे में जाना कि कैसे पूरा पाषाण काल का खानाबदोश जीवन जीने वाला मानव नव पाषाण काल के अंतिम पड़ाव तक आते आते सामुदायिक जीवन जीने लगा था। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य हैं, अतएव उन स्रोतों और साक्ष्यों पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो आइए कुछ प्री हिस्टोरिक साइट्स के बारे में जानकारी जुटाते हैं। जैसे कोंडापुर, जो कि तेलंगाना में है, नेवासा, महाराष्ट्र में, मेहरगढ़, बलूचिस्तान, भीमबेटका, एमपी, यह मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट है, और इरक्कल केव्स केरला, कुरनूल केव साइट आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार कुछ आप लोग नोट करते चलें। नोट कर लिया? चलिए ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स में से कुछ पैलियोलिथिक साइट्स हैं, शोन, नर्मदा, तुंगभद्रा रिवर वैली, भोपाल एंड छोटा नागपुर रीजन। इसके साथ ही साथ भीमबेटका की जो रॉक पेंटिंग्स हैं, इनकी खोज 1957 में प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्ववेत्ता वीएस वाकनकर ने की थी। 2003 में यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था। 2003 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। खोज किसने की थी? वीएस वाकनकर, 1957। आप लोग नोट करते चलें। ये नोट कर लिया है? चलिए अब कुछ मीजोलिथिक साइट्स पर बात करते हैं।
मीजोलिथिक साइट्स। यानी मध्य पाषाणकालीन स्थल। मध्य पाषाणकालीन स्थल राजस्थान में तिलवाड़ा और बागोर, गुजरात में लंघनाज, मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़, उत्तर प्रदेश में सरायना हर्राय, लेखहिया के साथ ही साथ बघाईखोर, मोरहाना पहाड़, महदहा, दमदमा, कुछ महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं जैसे मेहरगढ़। मेहरगढ़ मैंने बताया बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। भारत में जम्मू कश्मीर से प्राप्त बुर्जहोम और गुफा कराल, उत्तर प्रदेश में बेलन वैली, बिहार में चिरांद, के साथ ही साथ डेक्कन प्लेट्यू से मिले कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं जैसे संगनकल्लू, नागार्जुन कोंडा, मास्की, ब्रह्मगिरी, टेक्कलकोटा, पिकली हाल, और हल्लूर।
इन सब की केस स्टडी देखते हैं तो मेहरगढ़, जो कि ऐसा स्थल है जहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। खेती और पशुपालन से जुड़े शुरुआती प्रमाण मेहरगढ़ से मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिली कब्र से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। और बात उत्तर प्रदेश में बेलन की जाए तो यहाँ से उत्खनन में प्राप्त स्थल हैं चौपानी मांडो, कोल्डिहवा और महागरा। चौपानी मांडो, कोल्डिहवा और महागरा, ये ऐसे नवपाषाणकालीन स्थल हैं जहाँ से व्यवस्थित पशुपालन और चावल की खेती के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। अनाज भंडारण के लिए कुछ बड़े मृद भांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिहार के चिरांद रीजन से जहाँ हड्डियों के विविध औजार प्राप्त हुए हैं, तो वहीं गेहूं, चावल और मसूर की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं। और इसी प्रकार दक्षिण के पठार पर अवस्थित संगनकल्लू, नागार्जुन कोंडा और मास्की के कृषक समुदायों द्वारा की गई खेती में से रागी की फसल प्रमुख है। इसके साथ ही साथ यहाँ से कुछ पालतू पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस की हड्डियाँ मिली हैं, जिनसे वहाँ की कृषिगत अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। अब बात उत्तरी पूर्वी भारत की कर ली जाए तो उत्तरी पूर्वी भारत में नागा हिल्स, मिजो हिल्स, आसाम हिल्स और गारो हिल्स ऐसी साइट्स हैं जहां से नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, जिनमें दाओजली हेडिंग और गावक अब्री प्रमुख हैं। ये ऐसे स्थल हैं जहाँ से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रमाण मिलते हैं। और तो और चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन यहाँ प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि इनका प्रयोग संभवतः अनाज भंडारण के लिए किया गया होगा। इतिहास प्लेस, पर्सन, पीरियड और इवेंट्स का संग्रह है, या यूँ कहें कि इतिहास बीते समय और उस समय के लोगों व घटनाओं को जानने और समझने का स्रोत है। इतिहास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार अतीत को 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह समय है जिसके विषय में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही उस समय की जानकारी जुटाई जाती है। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। आज
जाड़ा, गर्मी, बरसात से बचने के लिए हमारे पास घर है और घर से ही हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को भली भांति संपादित कर लेते हैं। जबकि प्रागैतिहासिक काल वह समय था जब मानव के पास घर नहीं थे, वह घर बनाना नहीं जानता था। वह खुले आसमान के नीचे, नदियों, झीलों, तालाबों के किनारे, जंगलों में रहा करता था। वह जंगली जानवरों से सुरक्षा व उनका शिकार करने के लिए पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। पत्थरों के औजारों का बहुतायत में प्रयोग होने के कारण इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल को हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित करते हैं। पूरा पाषाण की कालावधि अज्ञात काल से 8000 बीसी तक मानी जाती है, जब मानव पत्थरों के औजारों का प्रयोग करके शिकार किया करता था। शिकार से प्राप्त मांस, कंदमूल और फल उसके मुख्य भोजन थे। भोजन की तलाश में वह एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमा करता था और इस दौरान वह विभिन्न प्रकार की गुफाओं और कंदराओं में भी रहता था। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में मिली गुफाओं से प्राप्त होता है कि उस समय का मानव चित्रकारी करना भी सीख गया था। उपलब्ध साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि वह झुंड बनाकर शिकार करता था और मिल बांट कर खाता था। अतः इस प्रकार उसमें मिलजुल कर कार्य करने और एक दूसरे का सहयोग करने की भावना विकसित हुई। यही वह समय है जब पत्थर के औजार बनाने के दौरान उत्पन्न चिनगारी ने मानव को आग से परिचित कराया और पूरा पाषाण काल की यह एक ग्रेट अचीवमेंट कही जा सकती है। मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल की अपेक्षा पत्थरों के औजार छोटे थे। इस दौरान प्रकृति में भी अनेक परिवर्तन हुए और इस परिवर्तन का मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। धरती का तापमान बढ़ने से जहाँ जहाँ बर्फ जमी हुई थी वह पिघल गई, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ी और अनेक प्रकार की घास के मैदान और वनस्पतियों का विकास हुआ। वनस्पतियों के विकास से शाकाहारी जीव जंतुओं जैसे भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश इत्यादि का उद्भव हुआ। मानव अपने आसपास के घास के मैदानों से विभिन्न प्रकार के पौधों को इकट्ठा कर लेता था और इस प्रकार वह आखेटक से संग्राहक बन गया था। भोजन के लिए वह अनाज के पौधों को इकट्ठा करता और इसी समय अनाज के पौधों को इकट्ठा करने के दौरान कुछ बीज मिट्टी में गिरे होंगे और उनके अंकुरण व पुनः पौधा बन जाने का परीक्षण करने के कारण उसे खेती करने का आभास हुआ और इस प्रकार से खेती करने की जानकारी मानव को प्राप्त हुई। यही वह समय है जब मानव ने कुत्ते को अपना पहला पालतू पशु बनाया। जब मानव खेती करना भली भांति सीख जाता है तभी से नवपाषाण युग की शुरुआत होती है। खेती के सहायक उपकरण जैसे हंसिया, कुदाल, हाथीदार कुल्हाड़ी इत्यादि बनाने लगा था। वह अब मांस और दूध के लिए फसलोत्पादन के साथ पशुपालन भी करने लगा था। अब मानव अपने खेतों के पास ही मिट्टी और घास के बने घरों में रहने लगा था। यही वह समय है जब मानव ने पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। मानव ने पहिए का उपयोग न केवल चाक के रूप में मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए किया, बल्कि सामान ढोने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में भी किया। इतना ही नहीं, अब वह कौशल विकास के साथ साथ सामुदायिक जीवन भी जीने लगा था। वह पत्थर के औजारों के साथ साथ धातु के औजार भी बनाना सीख गया था। धातु के औजार
बनाने के लिए उसने सबसे पहले धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया। जहाँ एक ओर वह तांबे को उच्च तापमान में पिघलाकर उसे विविध रूपों में ढालकर नई कला सीख रहा था, तो वहीं वह मिट्टी के अनेक प्रकार के खिलौनों को बनाकर उनमें चित्रकारी कर रंग भरने की कला भी सीख चुका था। इस प्रकार उसमें कुछ बड़े बदलाव हो रहे थे। इतना ही नहीं, मानव ने अब तांबा और जस्ता को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा भी बना ली थी। यह है मानव जीवन के विकास की कहानी और बर्बर से सभ्य बनने की कहानी। तो अब इस क्लास को समराइज करते हैं। जैसे हिस्ट्री को हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में विभाजित कर देते हैं। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल को पैलियोलिथिक, जिसका समय अननोन से 8000 बीसी तक कहा जा सकता है, और उसके बाद है मीजोलिथिक यानी मध्यपाषाण काल, जिसका जो काल है वह 8000 से लेकर 4000 बीसी तक माना जाता है, और उसके बाद है नियोलिथिक का पीरियड, अर्थात जिसे हम 4000 से 2500 बीसी तक मानते हैं। इसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री का काल। प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह समय है जिसके बारे में लिखित सामग्री उपलब्ध है, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन यानी नगर, सिविलाइजेशन सभ्यता। सभ्यता को मानव विकास के एक उन्नत स्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सभ्यता क्या है? एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जहां मानव सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक उच्चतम स्तर के संगठन को प्राप्त करता है। सभ्यता की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जो किसी भी सभ्यता के मानक को निर्धारित करती हैं, जैसे सेटल्ड लाइफ यानी व्यवस्थित जीवन, ग्रोथ ऑफ टाउन्स नगरों का विकास, सरप्लस प्रोडक्शन यानी अधिशेष उत्पादन, जहाँ पर अधिक अन्न उत्पादन हो, परमानेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स यानी स्थायी भवन संरचनाएं, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स भाषा और लिपि का विकास हो, कल्चर सिक्योर्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम और एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था के तहत उस सभ्यता की संस्कृति सुरक्षित हो। ये कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जो किसी भी सभ्यता के मानक को निर्धारित करती हैं। आज कुछ लोग गांव में रहते हैं तो कुछ शहरों में। शहरी और ग्रामीण जीवन शैली में कुछ समानताएं तो अनेक असमानताएं भी देखी जा सकती हैं। बेहतर रोजगार और गुणवत्तापरक शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं के लिए लोग बड़े शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारतीय उपमहाद्वीप में नगर थे? जी हाँ, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का विकास लगभग आजकल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना की तरह ही हुआ था, और कई पुरातत्ववेत्ता तो ऐसा भी कहते हैं कि वे नगर आज से भी कहीं उन्नतशील थे। ऐसा उस समय के पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है। दरअसल प्राचीन नगरीय सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदियों के किनारे विकसित होने से न केवल रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, बल्कि खेतों की सिंचाई के लिए भी सहज जलापूर्ति हो जाने से अन्न उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। बढ़ते अन्न उत्पादन से व्यापार को बढ़ावा हुआ
और व्यापार जल मार्ग से सुलभ होने के कारण वह सस्ता और सुरक्षित भी था। अब इन नगरों में लोग खेती किसानी के साथ ही साथ उद्योग धंधों की ओर भी रुख करने लगे थे। इन उद्योग धंधों के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की जरूरत थी और कच्चे माल की उपलब्धता तथा उनसे निर्मित वस्तुओं ने इन नगरों को और उन्नतशील बना दिया था। फलतः इन नगरों का विकास होता गया। इनमें से कुछ नगरीय सभ्यताओं पर बात कर ली जाए। अर्बन सिविलाइजेशन। जिनमें मेसोपोटामिया, इजिप्ट, हड़प्पा, क्रीट और चाइना। मेसोपोटामिया की सभ्यता आज हम लोग इस पर बात करेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सिविलाइजेशन या सुमेरिया की सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का विकास दजला और फरात नदियों के तट पर हुआ। दजला और फरात, दरअसल जो मेसोपोटामिया है यह ग्रीक वर्ड, यह मेसोस और पोटेमास से मिलकर बना हुआ है। मेसोस का मतलब होता है मिडिल यानी मध्य, और पोटेमास यानी रिवर या नदी। अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियों के बीच जन्मी। यह एक नगरों और महलों वाली सभ्यता थी। यह ज्ञान का बड़ा केंद्र था। कहा जाता है कि दुनिया को 60 तक की गिनती का ज्ञान कराने वाले लोग इसी सभ्यता के थे। इन्होंने एक वर्ष को 12 महीने, एक घंटे को 60 मिनट तथा एक दिन को 24 घंटे में विभाजित करने का काम भी किया। तो यह एक ज्ञान का बड़ा केंद्र था। अब कुछ और नगरीय सभ्यताओं की बात की जाए। हाँ, इस सभ्यता का जो विकास है वह 5000 BC से लेकर 2000 BC तक माना जाता है। कौन कौन सी नदियों के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ मेसोपोटामिया का? ये है टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, यानी दजला और फरात नदियां। तो ये जो नदियां हैं वो हैं दजला और फरात, यानी टिग्रिस और यूफ्रेटस। ये नदियां अरब और ईरान के बीच प्रवाहित होती हैं।